हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मेरा नाम संगीता मीना है। दोस्तों, हाल ही में जो हमने शुरू किया है न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स 2026, उसी की कड़ी में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। न्यू एनसीईआरटी जीएस बिगिनर्स फाउंडेशन कोर्स में हमारा उद्देश्य है कि हम 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करें। और इसी उद्देश्य के साथ हमने इतिहास सब्जेक्ट को शुरू करते हुए अपनी तैयारी की शुरुआत की थी। ठीक है। और उस कड़ी में हमने एक लेक्चर कवर कर लिया था जिसमें हमने इतिहास का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के कितने प्रकार होते हैं, किस किस कालक्रम में विभाजित करके हम इतिहास को पढ़ सकते हैं, इतिहास के जो स्रोत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं, ये सारा डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस कड़ी में हमारा सेकंड लेक्चर जो चैप्टर हम कवर कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे सिलेबस को हमने 48 टॉपिक्स के में 48 चैप्टर्स में डिवाइड किया है जो डिफरेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। उस हिसाब से हमने पूरी एनसीईआरटी को 48 चैप्टर्स में डिवाइड किया और उस 48 चैप्टर में डिवाइड करने के बाद 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करते हुए हम उसको हम उसकी यहाँ पर तैयारी करेंगे। ठीक है। तो उसी क्रम में हमारा पहला चैप्टर था प्रागैतिहासिक भारत या प्रागैतिहासिक काल। उस सीरीज में हम लेक्चर 2 आज कवर करने वाले हैं जिसमें हमारा आता है पुरापाषाण काल। ठीक है। इस लेक्चर में या इस पूरी सीरीज में हम अपने टॉपिक को इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत से लेकर इनिशियल स्टेज से लेकर 6th क्लास में जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन किसी टॉपिक के बारे में दिया जाता है, वहाँ से लेकर 12th क्लास तक जो एडवांस इंफॉर्मेशन या एडवांस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किसी टॉपिक की दी जाती है, वो सारा हमारा कवरेज हो जाए ताकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारा रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एसएससी या एनटीपीसी या सीडीएस जैसा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो हमारा सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन की फाउंडेशन हमारी यहाँ पर तैयार हो जाए। ठीक है। तो अप्रोच हमारी पूरे लेक्चर में यही रहने वाली है। ठीक है। ताकि हम सारा अपना जो एग्ज़ाम हम देना चाहते हैं उसके हिसाब से अपनी एनसीईआरटी को कवर कर सकें। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कवरेज रहेगा पूरा हमारा जो कोर्स है न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब जो नई एनसीईआरटी अभी रेशनलाइज एनसीईआरटीज नई आई है, जो अपडेट हुई है, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे लेक्चर प्रिपेयर किए हैं। तो यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लेक्चर मैं आपको कवर करवा रही हूँ पूरा पाषाण काल, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है हमने कहाँ से लिया है, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी से, 11th की जो नई फाइन आर्ट्स की जो न्यू एनसीईआरटी है वहाँ से, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ से। तो ये सब देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ क्या होता है कि अब मान लीजिए एक टॉपिक है कि पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, तो जरूरी नहीं है कि 6 से लेकर 12 तक की हर क्लास की एनसीईआरटी में आपको वो टॉपिक मिलेगा। हो सकता है वो टॉपिक आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी में कवर हो रहा हो, 7th में ना हो, 9th में हो, 10th में ना हो, 11th में हो, 12th में ना हो। ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक रेलेवेंट जो टॉपिक है जो हम उठा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन किस किस एनसीईआरटी के अंदर आ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां से हमने कंटेंट उठाया है और आपके लिए ये पूरा लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो कंटेंट है वो हमें कहाँ से मिलता है, पूरा पाषाण काल का 6 की न्यू एनसीईआरटी से, 11th की न्यू एनसी फाइन आर्ट्स की न्यू एनसीईआरटी से और तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की एनसीईआरटी से। ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा भी तो एक मैंने यहाँ डाला, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें पूरा पाषाण काल के बारे में ऐसी जानकारियाँ मिलती है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा एनसीईआरटी का पार्ट है और हमने क्या किया है कि वहाँ से ही ये जानकारी उठाई है और एक प्रॉपर पूरे लेक्चर के फॉर्म में रेडी टू यूज वे में आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार करके हमने दिया है कि आपको बस लेक्चर देखना है, समझना है, पढ़ना है और रिवाइज करना है। ठीक है। तो टॉपिक हमारा था आज का पुरा पाषाण काल। ठीक है। पुरा पाषाण काल,
पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर स्टार्ट करूँ कि शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, पाषाण काल से, ठीक है। पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल क्या क्या होता है, देखिए मनुष्य की विकास की बहुत ही इनिशियल स्टेज, बहुत ही शुरुआती स्टेट, जब मनुष्य पूरी तरीके से ऑलमोस्ट जो आज का एनिमल होता है, जानवर होता है, उसके समतुल्य था, ठीक है। वहां से हम इतिहास के बारे में पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज से ऑलमोस्ट 20 लाख साल पहले की अगर मैं बात करूं, जब मनुष्य का जो लेवल था, मनुष्य की जो बुद्धि थी, मनुष्य की जो एक्टिविटीज थी, वो ऑलमोस्ट जो जानवर होते हैं आज के उनके समतुल्य थी, ठीक है। धीरे धीरे इवॉल्व हुआ मनुष्य, उसका डेवलपमेंट हुआ, और आज जो हम जिस फॉर्म में रह रहे हैं, उस फॉर्म में मनुष्य हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज जहां से शुरू हुई, वहां से हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, और जहां से ही शुरू हुई उस एज को हम सबसे स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं, पाषाण काल या फिर स्टोन एज। अब प्रश्न ये है कि स्टोन एज ही क्यों, पाषाण काल क्यों बोल रहे हो उसको, पाषाण का क्या मतलब होता है, पाषाण काल का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जब शुरुआत में मनुष्य को कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता था, इंसान को बेसिक चीजों के बारे में भी नहीं पता था, उसको आग जलाना नहीं आता था, उसको बेसिक जो हम आज चीजें यूज कर रहे हैं उनके बारे में, उपयोग के बारे में नहीं, घर बनाना नहीं आता था, ठीक है। तो वो कैसे, आज अगर हम जैसे जानवर को देखते हैं ना कि राह चल रहे घूम रहे हैं, उनको जो भी कुछ खाने को मिल गया, कोई कोई दूसरा जानवर ऑलरेडी मरा हुआ है वो मिल गया, उसको खा लिया, घास फूस खा ली, ठीक है, या फिर किसी का शिकार करके खा लिया, ऑलमोस्ट यही जीवन मनुष्य जीता था। उसको भी किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। शिकार करता था जानवरों का, और उस शिकार से या मछलियां पकड़ के जो खाना मिलता था उसको खा लिया, बचे हुए को फेंक दिया, ठीक है, वहीं खाया, बचा हुआ छोड़ा और आगे निकल गया। तो इक्वली जैसा जानवरों का जीवन होता है, वैसा ही मनुष्य का जीवन था। और शुरुआत में अगर उसको किसी चीज की जरूरत भी पड़ी, अगर मान लीजिए मनुष्य को शिकार करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, अब वो शिकार कैसे करेगा, उसके पास कोई तलवार तो होती नहीं थी, कोई बंदूक नहीं होती थी उसके पास, ये सारी चीज तो अभी डेवलप हुई है ना टाइम के साथ, तब तो बिल्कुल जानवर के समतुल्य था। तो वो क्या करता था, उसके पास एक चीज थी जो उसको आसपास इजीली अवेलेबल थी, दिखाई दे रही थी। आज भी हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें इजीली दिखेगा पत्थर, ठीक है। पत्थर हम देखेंगे, हमें कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा, आज भी मिल जाएगा। उस टाइम पे भी मनुष्य को जो सबसे इजी अवेलेबल चीज दिखाई दी अपनी हेल्प के लिए, वो थी पत्थर। अगर उसको कुछ तोड़ना है तो वो पत्थर उठा के यूज करेगा, अगर उसको किसी जानवर को मारना है तो वो और बड़ा पत्थर उठाएगा, ठीक है। ग्रुप बना के किसी को मारना है तो सारे लोग पत्थर लेंगे और उससे उसको मारेंगे, ठीक है। कुछ तोड़ना है तो पत्थर का उपयोग करेंगे। तो बेसिकली जो पत्थर एक ऐसी चीज थी जो मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल थी। ओवरऑल वो अपने हर काम के लिए, चाहे हथियार के रूप में हो या औजार के रूप में हो, किस पे डिपेंडेंट था, पत्थर पे, स्टोन पे डिपेंडेंट था। इसीलिए उस टाइम पीरियड को जब मेजरली मनुष्य जो अपने जीवन यापन का काम करता था, उसमें मेजरली वो पत्थरों से बनी चीजों पे डिपेंडेंट था, पत्थरों से बनी चीजों पे निर्भर था। उसको हम किस में काउंट करेंगे, पाषाण काल में, स्टोन एज में, ठीक है। बट अब मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो इस हिसाब से अगर हम पाषाण काल के अंदर किसी भी टाइम पीरियड को रखते हैं, तो भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर ऑलमोस्ट 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इतना लंबा, वो सारा पाषाण काल में आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 20 लाख वर्ष पूर्व का जो मनुष्य था, जो उसका माइंडसेट था, जो उसकी हरकतें थी, काम करने का तरीका था, जो हथियार थे उसके, जो चीजों की उसको नॉलेज थी, क्या 20 लाख वर्ष पहले के मनुष्य की जो नॉलेज थी वो 4000 ईसा पूर्व वर्ष के जो पुराना मनुष्य उसके बराबर थी? नहीं। लाखों साल बीत गए, टाइम के साथ मनुष्य ने डेवलपमेंट किया, धीरे धीरे कई चीजें सीखी, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में 20 लाख वर्ष पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक के काल का पूरे ड्यूरेशन में मेजर जो उसकी चीज रही, जिसके बेसिस पे वो जिंदा था या जिसका उपयोग करके वो अपना पूरा काम चला रहा था, वो तो पत्थर था, पाषाण था, स्टोन था। इसलिए पूरा टाइम पीरियड आता तो स्टोन एज में है, लेकिन स्टिल इंसान ने, मनुष्य ने धीरे धीरे खुद को इवॉल्व किया, धीरे धीरे खुद में डेवलपमेंट लाए, नई चीजें सीखी, ठीक है।
स्थायी रूप से रहना सीखा, पशुपालन करना सीखा, चीजों को इकट्ठा करना सीखा, ठीक है, खेती करना सीखा, आग जलाना सीखा, पहिया बनाना सीखा, बहुत सारी चीजें टाइम के साथ सीखी, ठीक है। तो वो जो इवॉल्व हुआ मनुष्य, जो डेवलपमेंट मनुष्य का हुआ, उस हिसाब से अगर हम इस पूरे टाइम पीरियड को कैटेगराइज करें तो ये पूरा टाइम पीरियड 3 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। पूरे पाषाण काल को 3 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सबसे पुराना, मध्य पाषाण काल उसके बाद का काल और निम्न पाषाण काल उसके बाद का काल। मतलब टाइम के साथ मनुष्य खुद में डेवलपमेंट ला रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या एक फेज को पढ़ेंगे। मैंने तीन पार्ट्स में आपको बताया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और निम्न पाषाण, मतलब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। 3 पार्ट्स में हमने पूरे पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम करेंगे क्या, 1 बाय 1 हर पार्ट को पढ़ने वाले हैं कि पूरा पाषाण काल में, मतलब आज से 20 लाख साल पहले जो मनुष्य था वो कैसा था, मध्य पाषाण काल में मनुष्य कितना डेवलप हो गया, फिर निम्न पाषाण काल तक आके मनुष्य कितना डेवलप हो गया, राइट। 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूरा पाषाण कालीन मनुष्य क्या करता था, कैसे रहता था, ठीक है। तो आज वो हम सारी चीज पढ़ने वाले हैं। पूरा पाषाण कालीन या पैलियोलिथिक एज का जो मनुष्य है वो कैसा था, कैसे रहता था, उसके बारे में। इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे, कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, एक सिंबॉलिक सा चित्र है ये बना हुआ। इसमें एक व्यक्ति है, यहाँ पे कुछ चित्रकारी कर रहा है, दीवार पे कुछ ना कुछ बना रहा है, ये लोग बैठ के कुछ खा रहे हैं शायद, यहाँ पे लोग बैठ के आग जला रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन इन सब का जो रहना सहना है काफी आदिकालीन मानव की तरीके से है ना। तो जस्ट एक ये पिक्चर थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रही है उस टाइम के मनुष्य को, ठीक है, कोई एक्यूरेसी नहीं है, जस्ट एक रिफ्लेक्शन है कि उस टाइम का मनुष्य किस तरीके से जीवन यापन करता था, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करेंगे हम पूरा पाषाण काल से। 3 पार्ट्स मैंने बता दी। पूरा जो स्टोन एज है, पाषाण काल आप समझ गए कि पाषाण काल किसको कहते हैं। पाषाण काल या स्टोन एज वो टाइम है जब मनुष्य मुख्य रूप से हथियार या औजार या किसी भी चीज के लिए मुख्य रूप से पत्थरों पर निर्भर था, ठीक है, उनका ही मुख्य रूप से उपयोग करता था। तो स्टोन एज में आ जाता है अपना, ठीक है। और उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण, मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण और नियोलिथिक एज मतलब नव पाषाण काल, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया। शुरुआत हम करने वाले हैं पूरा पाषाण काल से। तो मोटा मोटी 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो काल हमारा आता है, 20 लाख से लेकर 1 लाख की ईसा पूर्व तक का जो हमारा काल आता है वो आता है हमारा पूरा पाषाण काल के अंदर, ठीक है, जब मनुष्य बहुत ही इनिशियल स्टेज पर था, ठीक है, बहुत ही शुरुआती स्तर पर था। कैसे, उस टाइम मनुष्य क्या करता था, उस टाइम पे मनुष्य क्या करता था, शिकार करता और आगे बढ़ जाता, ठीक है। उसको भोजन की जरूरत पड़ती, जैसे आप भी आज जानवर देखते हो ना, आप पशु देखते हो, कई बार डिस्कवरी चैनल पे भी देखते होंगे, घूमते रहते हैं जंगल में, भूख लगी तो कोई भी अपने से छोटा जो जानवर दिखा उसका शिकार किया और उसको खाया, जितना खाया गया खाया, बचे हुए को वहीं छोड़ा और आगे निकल गया, ठीक है। तो ऐसा इनिशियल स्टेज था, ऑलमोस्ट पशु के समान मनुष्य का जो इनिशियल स्टेज था, ठीक है, जहां से अपना पूरा पाषाण काल शुरू होता है, ठीक है। तो एक फैक्ट जैसा कुछ चीज है। सबसे पहले पैलियोलिथिक जो टर्म है, पूरा पाषाण काल जो टर्म है, वो जॉन लुबाक ने 1865 में यूज किया था सबसे पहले ये टर्म। अब देखिए अगली चीज ये आ जाती है कि क्या जो पूरा पाषाण काल है उसको भी हम ऐसे बांट सकते हैं, उसका कोई वर्गीकरण कर सकते हैं ओवरऑल। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि टोटल पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया, पूरा, मध्य और नव, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो क्या पूरा पाषाण काल का भी हम कुछ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के हिसाब से? तो उत्तर इसका ये है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल को अगर हम बांटे तो उसको भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और
अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम के साथ डेवलपमेंट हुआ मनुष्य का, उस हिसाब से हमने पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांट दिया। सबसे स्टार्टिंग वाला निम्न पूरा पाषाण कालीन हो गए, फिर मध्य पाषाण पूरा पाषाण कालीन हो गए, और फिर उसके बाद हो गए अपना उच्च पूरा पाषाण कालीन। अब हम क्या करेंगे, अब मेजर से देखिए, मैंने आपको बता दिया उस टाइम पे मनुष्य की एक्टिविटीज कितनी होती थी। क्या करता था वो, शिकार कर लिया। शिकार किससे करेगा, अब किसी जानवर का शिकार करना है तो केवल हाथों से मारना तो उसको पॉसिबल नहीं है ना, तो वो शिकार किससे करेगा, वो शिकार करेगा पत्थरों का इस्तेमाल करके। पत्थर, कोई बड़ा सा पत्थर मिल गया उसको उठाकर मार दिया, शिकार कर लिया, खा लिया उसको जानवर को। ठीक है, तो मुख्य जो हथियार था वो क्या था, पत्थर था, इसलिए अपना स्टोन एज हो गया। और आता क्या करना था उसको, सिर्फ इतना ही आता कि शिकार कर लिया, खा लिया और आगे बढ़ गया, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं आती थी। ठीक है, और अब हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें पूरा चीजें क्या देखने को मिलती है, अब 2 ही चीजें देखने को हमको मिलती है कि स्टोन एज की या पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ये रिलेटेड हथियार थे, औजार थे पत्थर के बने हुए, ये हमें मिल रहे हैं कहीं ना कहीं पे। जब हम खुदाई कर रहे हैं तो पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में, जैसा मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताया कि अगर ऐतिहासिक स्रोत की हम बात करें तो 2 तरीके के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो उसमें पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, जो खुदाई में हमें मिलता है, उसी का एक रूप होता है ये पत्थर के औजार। ठीक है, तो ये औजार अगर हमें कहीं खुदाई में मिल रहे हैं तो उनको देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं। अब हमें क्या गया, खुदाई करी, खुदाई के दौरान कोई ऐसा कुछ पत्थर का ऐसा बना हुआ मिला जो हथियार जैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्या बना हुआ मिलता है। जैसे ये देखिए एक बारी, है ना, ये दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेसिक सा है, पत्थर है, दिखाई दे रहा है, बट एक पर्टिकुलर शेप दिया गया है इनको। पर्टिकुलर शेप में अगर आपको दिख रहे होंगे कि नीचे से मोटा है कि थोड़ा पकड़ने में आए, ऊपर से इसका थोड़ा धारदार है, ये वाला पूरा पूरा थोड़ा प्लेन है, थोड़ा पतला है, ये और भी इसको आप देख पा रहे हैं कि ऐसा चीज है कि हाथ में पकड़ के आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि इस टाइप के औजार जो है हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब बात ये चल रही थी कि 2 चीजें हमको देखने को मिलती है कि मनुष्य केवल शिकार करता था, पत्थरों के हथियार और औजारों का उपयोग करता था। ठीक है, अब खुदाई हम कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं औजार मिल रहे हैं, ऐसे पत्थरों के टुकड़े मिल रहे हैं। फिर जब हम कार्बन डेटिंग कर रहे हैं उनकी, पहले मैंने आपको समझाया था किसी भी चीज़ की ऐतिहासिक जो प्राचीनता है कि कितना साल पुराना है, उसकी एज कितनी है, अगर उसका पता लगाना होता है तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या, कार्बन 14 करके C14 करके कार्बन का अपर रूप होता है, तो वो कैसे डिके हो रहा है, वो कैसे उसका ह्रास हो रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है, वो उसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर एक वस्तु में, जीवित निर्जीवित, जीव सजीव और निर्जीव, हर एक वस्तु के अंदर C14 मौजूद होता है। तो वो कैसे, वो उसकी मात्रा घट रही है किसी जीव में, उसके आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि किसी भी चीज में, कोई भी चीज हो गई, चाहे कोई पत्थर हो गया, कोई सजीव चीज हो गई, निर्जीव चीज हो गई, उसका समय पीरियड कितना पुराना है, वो कितना पुराना है काल। ठीक है, तो C14 की उपस्थिति के आधार पर पता लगाते हैं। और जो ये पूरी विधि होती है पता लगाने की, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। इसको कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। तो अब मैं क्या समझा रही थी आपको कि हमें खुदाई में कोई चीज मिली, कोई पत्थर मिल गया, औजार मिल गया, अब हमने क्या किया, लिया उसको, कार्बन डेटिंग से उसका पता लगाया, तो हमको पता चल रहा है कि ये बहुत कोई 20 लाख साल या 15 लाख साल पहले या 10 लाख साल पहले का औजार है। तो हमने क्या किया, उसको वहां पे कनेक्ट कर दिया कि अच्छा ये ना पूरा पाषाण काल की चीज है, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित हथियार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो अब हमने अनुमान लगा लिया कि हाँ हो सकता है भाई कोई नुकीली चीज है, तो इसको मारने के लिए, किसी जानवर को शिकार करने के लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि वो कहाँ से मिला, किस लोकेशन से मिला, कि अगर वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से मिल रहा है तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उस जगह पर, उस टाइम पे, पूरा पाषाण काल में, उस जगह से जहां से वो औजार या हथियार मिला इतना पुराना, वहां पे लोग निवास करते थे, तो हमको लोकेशन भी पता चली है कि वहां पर पूरा पाषाणकालीन मानव कहाँ रहता था। फॉर एग्जाम्पल कि एक जगह है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बेलन घाटी, वहां से हमें पूरा पाषाणकालीन
हथियार औजार जैसी चीजें मिली है जिनको कार्बन डेटिंग से हमने पता लगाया है कि ये इतनी साल पुरानी है। तो अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बेलन घाटी के अंदर पूरा पाषाण कालीन मानव रहता था। बेलन घाटी वाला जो एरिया है वहां पे पूरा पाषाण कालीन मानव निवास करता था। ठीक है, तो यही पूरा पैटर्न होता है इतिहास के बारे में पता लगाने का, और यही मुख्य चीज होती है। तो पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो मेजरली दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज मिली है, कोई हथियार मिला है, कोई औजार मिला है, और किस जगह से मिली है। तो किस टाइप के हथियार मिले ये इंपॉर्टेंट है, और किस जगह से मिली है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात ये करते हैं कि पूरा पाषाण काल को हम तीन भाग में बांट रहे हैं ना, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल में ये देखेंगे कि किस टाइप के औजार हथियार मिले हैं थोड़े थोड़े। दूसरा चीज देखेंगे कि कहाँ से मिले हैं। ठीक है, और बेसिक जीवन शैली मैंने आपको बताई थी, शिकार करता था और आगे बढ़ जाता था। शुरुआत में क्या था उसका, शिकार किया, आगे बढ़ गया, कोई पेड़ दिख गया तो उसकी छाया में रह लिए, कोई पत्थर का कुछ बना हुआ दिख गया तो उसके अंदर नीचे सो गए। बस इतना सा मनुष्य का जानवरों के बराबर ही जीवन था। तो अब हम पूरा पाषाण काल को पढ़ते हुए, तीन भागों में बांटकर पढ़ते हुए, निम्न, मध्य और उच्च में पढ़ते हुए ये देखेंगे कि वहां कैसी चीजें मिली है और कौन सी जगह पे मिली है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड की बात करूं तो 20 लाख से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक का काल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि कैसे औजार मिले हैं, तो ऐसा कुछ बना हुआ कि जैसे कि कोई कुल्हाड़ी जैसा हो गया हथियार औजार हो गया, कोई चॉपर जैसा औजार हो गया, ये सारी चीजें हमको यहाँ से मिली है। और अगर लोकेशन की मैं बात करूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। महत्वपूर्ण स्थल के निम्न पूरा पाषाणकालीन जो स्थल है, वो निम्न पूरा पाषाणकालीन जो हथियार है वो कौन कौन सी जगह से मिली है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये थोड़ा याद रखने की चीज है। कि एक तो सोहन घाटी कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान के एरिया में पड़ती है, वहां से मिले हैं निम्न पूरा पाषाणकालीन हथियार और औजार। एक अतिरपक्कम तमिलनाडु में जगह है, वहां से मिले हैं। फिर बोरी करके महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां से मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश की भीमबेटका तो बहुत फेमस है। यहाँ पे तो जो रॉक शेल्टर है, वहाँ पे रॉक आर्ट्स, वहाँ पे जो चित्र शैल चित्र जो बने हुए मिले हैं, रॉक पेंटिंग्स बनी हुई मिली है, वो उसके लिए भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक के ईसमपुर, ये कुछ लोकेशंस है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि निम्न पूरा पाषाणकालीन जो हमें अवशेष है वो किन किन स्थानों से मिले हैं। तो इन पर्टिकुलर स्थानों से हमें मिले हैं। ठीक है, बेसिक बता दिया मैंने आपको। मनुष्य का जीवन किस प्रकार का होता था, भोजन करता था, शिकार करके खाना खाता था, और पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया, पेड़ की छांव के नीचे सो गया, कोई पत्थर का जो कुछ बना हुआ है वहां सो गया। जैसे जानवर रहते हैं बेसिकली वैसे ही रहता था, कोई खासा डेवलपमेंट उस काल में नहीं था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है कि मध्यपुरा पाषाण काल। तो फिर थोड़े कुछ और उस टाइम के औजार देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लेड जैसा कुछ औजार हमको देखने को मिलता है कि ब्लेड की तरह काटने के लिए यूज करा जाता है। फिर पॉइंटर मतलब छेदक, जैसे कि कुछ छेद करने के लिए कुछ ऐसा औजार बना दिया पत्थर को घिसकर कि किसी चीज में छेद करना हो तो वो उपयोग में आता था। तो इस तरीके के औजार हमको मध्यपुरा पाषाण काल, मतलब सेकंड वाला स्टेज जो आ रहा है ना मध्यपुरा पाषाण काल, उसमें देखने को मिलता है। फिर स्थल की वापस हम बात करें कि मध्यपुरा पाषाण काल स्थल कौन से हैं, मतलब ऐसे स्थल कौन से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऐसे स्थल कौन से हैं जहां से निम्न पुरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे स्थल कौन से हैं जहां से मध्यपुरा पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो ये याद रखना है, पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर से, गुजरात के लंघनाथ से, राजस्थान के बागौर और तिलवाड़ा से, यूपी की अगेन बेलन घाटी और मिर्जापुर से, और एमपी की अगेन भीमबेटका और आदमगढ़ से हमें मध्यपुरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, वापस वही उनका था कि शिकार करते थे, धीरे धीरे एक स्टेज थोड़ा आगे जाके उन्होंने संग्रह करना भी सीख लिया था। थोड़ा सा कि मतलब खा लिया तो चीज़ों को, बची हुई को इकट्ठा कर लिया, फिर थोड़ा बाद में खा लिया। एक
स्टेज आगे उनका थोड़ा चला था, पर अदरवाइज मोटा मोटी उनका जो जीवन था वो इस पशुओं के तुल्य ही था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं उच्च पुरापाषाण काल। हमने देखा कि निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य कौन से औजार उपयोग करता था और किन किन जगह से ये अवशेष मिले हैं। मध्य पुरापाषाण काल में कौन से औजार थे, कौन सी जगह से अवशेष मिले हैं। तो लास्ट आ जाता है उच्च पुरापाषाण काल में कौन से हथियार थे और कहाँ कहाँ से ये अवशेष मिले हैं। तो हथियार वही थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चले गए, खुरचने के लिए ब्लेड जैसा एक हथियार हमको औजार मिला है, या ब्यूरिन वही उत्कीर्ण करने के लिए, लाइक अगर किसी चीज को ऐसे उत्कीर्ण करना है, कुछ बनाना है उसके ऊपर, तो उस टाइप के कुछ औजार मिले हैं जिनको ब्यूरिन की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और अगर स्थल की अगर हम बात करें तो कि कहाँ से उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल के जो अवशेष मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश की वही अगेन बेलन घाटी, एमपी की भीमबेटका, महाराष्ट्र के पटने से, मध्य प्रदेश के बागोर से और आंध्र प्रदेश की कुर्नूल गुफाओं से हमें उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ठीक है। बेलन घाटी में हमें देखो यहाँ लिखा हुआ, बेलन घाटी में लिखा हुआ है कि बेलन घाटी के मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बकरियों भेड़ों जैसे जो मवेशी होते हैं, है ना, जिनको आज भी हम पालते हैं, वैसे जानवरों के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा अनुमान है कि शायद हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा एक इनिशियल स्टेज पे पशुओं को साथ में रखा जाने लगा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ अवशेष हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद भीमबेटका में पेंटिंग्स तो मिली ही मिली है, लेकिन वहां पे शैलाश्रय भी मिले हैं। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं, जैसे बड़ी गुफाओं के अंदर मनुष्य एक घर बना के रहने लग गया था थोड़े टाइम बाद। ठीक है, पहले तो है बिल्कुल ही जानवर को, पहले तो वो कैसे बिल्कुल जानवरों के जैसे होता था कि एक जगह वो खाया, दूसरी जगह सो गया, आगे निकल गया। पर आगे चल के उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते ये देखने को मिला है कि जैसे भीमबेटका की गुफा में जो शैलाश्रय मिले हैं, कि वहां पे पेंटिंग वेंटिंग मिली है कि शायद यहाँ पे थोड़ा परमानेंटली मनुष्य रहने लग गया था, कि अगर उसको जैसे पूरा दिन शिकार करके कहीं रुकना होता था तो उसका एक ठिकाना था कि हाँ यहाँ पे आके रुकना है। ऐसी गुफा है, बड़ी बड़ी जो गुफाएं बनी हुई थी उसमें आके उसको शरण लेनी है। तो इतना सा डेवलपमेंट बस इस एज तक आकर हुआ था, इतना सा डेवलपमेंट इस एज तक आकर हुआ था। बाकी मोटा मोटी बेसिकली मनुष्य पशु के समान ही था, बस इतना डेवलपमेंट उसकी पर्सनैलिटी में, मनुष्य की इवॉल्व में देखने को हमें मिला था। ठीक है, क्लियर है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने ये देखा कि जो मनुष्य का शुरुआती दौर है, जहाँ से हम भारत के इतिहास या जहाँ से हम इतिहास की शुरुआत मानते हैं, उस टाइम में मनुष्य क्या था, आदि मानव था, जंगल में रहता था, शिकार करता था जानवरों की तरह। ठीक है, तो वहां से हमने पढ़ना शुरू किया और उस एज को हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं, पाषाण काल, क्योंकि मुख्य रूप से जो चीज थी वो क्या था, पत्थर था। तो पूरे पाषाण काल को हम फिर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पूरा पाषाण, पेलियोलिथिक, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक और नवपाषाण, नियोलिथिक। ठीक है, तो ऐसे करके हम डिवाइड करके पूरे पाषाण काल को पढ़ते हैं। आज हमने हमारे लेक्चर में पूरा पाषाण काल को, फर्स्ट वाला जो है पेलियोलिथिक, उसको कवर किया। उसको भी हमने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कवर किया, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जो मेजर चीजें, क्योंकि मैंने आपको बताया उस टाइम में मनुष्य का जीवन बहुत ही लिमिटेड था, शिकार करके खाना खा लिया और पत्थर के औजारों का उपयोग करके अपना काम पूरा जो ये शिकार विकार करना है, ये सारी चीजें कर ली। तो इतनी चीज हमें पता चलती है कि औजार कैसे मिले हैं और कहाँ से मिली है। यही मेजर इंफॉर्मेशन इस काल के बारे में हमें देखने को मिलती है, जो हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सारे काल की डिस्कस कर ली। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ मॉडल एमसीक्यू के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि लखुडियार के रॉक शेल्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड में सुयाल नदी के किनारे स्थित है। पहला स्टेटमेंट, लखुडियार में रॉक पेंटिंग ज्यादातर मेसोलिथिक नियोलिथिक पीरियड की है, मतलब मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की है। तीसरा स्टेटमेंट, यह जगह रॉक आर्ट में दिखाए गए हाथ में हाथ डालकर नाचते हुए मनुष्य के चित्रों के लिए जानी जाती है। ठीक है, ऐसी कोई पेंटिंग बनी हुई है वहां पे जहाँ पे मनुष्य हाथ में हाथ डालकर नृत्य कर रहे हैं। तो क्या ये तीनों कथन सही है? तो इसका उत्तर है डी, तीनों ही कथन ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मॉडल एमसीक्यूज। ये मॉडल एमसीक्यूज है कि कैसा संभावित प्रश्न आ सकता है टॉपिक से, उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है मॉडल एमसीक्यू, भीमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वे भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। दूसरा, 800 से ज्यादा रॉक शेल्टर की पहचान की गई है, जिसमें से लगभग 500 में पेंटिंग्स बनी हुई है।
तीसरा, इस जगह की खोज आर्कियोलॉजिस्ट H.D. सांकलिया ने 1957 टू 58 में की थी। ठीक है, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है ए, कथन 1 और 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, क्या ऐसे टॉपिक से किन्हीं एग्जाम्स में कुछ पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं? तो हाँ, बिल्कुल पूछे गए हैं। तो यहाँ हम कुछ PYQs एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जाम में, या आज से पहले पूछे गए हैं, वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। वो PYQs हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, यूपी PCS का एक प्रश्न है, 2006 में पूछा गया था। खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार पशुओं को पालतू बनाना कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में आते आते पशुओं को पालतू बनाना शुरू हुआ था, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि कहाँ, यूपी लोअर सब में पूछा गया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफूट, जिन्होंने भारत में पहला पुरापाषाण उपकरण खोजा था, निम्नलिखित में से कौन थे? भूविज्ञानी थे, बी पुरातत्वविद थे, सी पुरा वनस्पति शास्त्री थे, डी इतिहासकार थे। तो इसका सही उत्तर है भूविज्ञानी, जो रॉबर्ट ब्रूसफूट थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में एक पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजा। ठीक है, वो कौन थे? वो थे एक भूविज्ञानी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। छोटा थोड़ा सा एक फैक्ट शीट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें जो मोटा मोटी हमारे सामने आए हैं, तो एक मेजर फैक्ट तो ये था कि पुरापाषाण काल पुराना कितना है, 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था पुरापाषाण काल। पेलियोलिथिक जो वर्ड है, जो टर्म है, जो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हमारा पेलियोलिथिक एज पे, पुरापाषाण काल पे जो हमारा चैप्टर है, वो टर्म किसने दिया था? तो जॉन लुबाक नाम के व्यक्ति ने ये 1865 में दिया था। ठीक है, और मुख्य रूप से मनुष्य का जीवन कैसा था? भोजन करना, भोजन की तलाश करना, घूमना फिरना और शिकार करके अपना पेट भर लेना। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स हमको इस पूरे लेक्चर से देखने को मिले हैं, समझने को मिले हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आज हमने अपने इस लेक्चर के अंदर जो भी बेसिक्स होते हैं, ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक हमने उठाया था, पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, और उसके बारे में कुछ डिटेल्स हमने यहाँ पे सारी डिस्कस की, जो कि NCERT के बेसिस पे रिलेवेंट है, ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के हिसाब से वो हमारे काम आने वाली है, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जो हमारा एक होलिस्टिक कवरेज हमको यहाँ पे देगी। ठीक है, अब लेक्चर हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, हमने इसमें पेलियोलिथिक एज के बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है। तो अब आगे हमें ये देखना है कि खाली आपने लेक्चर पढ़ लिया है, आप लेक्चर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, वापस पढ़ लेंगे, वापस समझ लेंगे। ठीक है, इसके साथ हमें कुछ और चीजें भी करनी है। हम आपको लेक्चर के साथ साथ, अब जो लेक्चर आपने पढ़ लिया है ना, तो हम आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर्स के जो रिलेवेंट नोट्स हैं, जिसमें इस लेक्चर के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप उनको पढ़ के वापस से अपना पूरा लेक्चर रिवाइज कर सकें। हाइलाइटेड PDF, जो जो जिन जिन NCERT के चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, जहां से हमने इन्फॉर्मेशन लेकर आपको ये लेक्चर पढ़ाया है, वो हाइलाइटेड PDF, ताकि आप वहां से डायरेक्टली देख के उसको रिवाइज कर सके, उन हाइलाइटेड पार्ट्स को देखकर कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे थी, तो ये हमको वापस रिवाइज करना है, तो वो हाइलाइटेड PDF आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ मॉडल MCQ, जैसे हमने यहाँ पे कुछ मॉडल MCQ डिस्कस किए कि कैसे कैसे संभावित प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, ऐसे और भी कई सारे प्रश्न प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगे। और चौथा, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पढ़ाए गए टॉपिक में से लास्ट ईयर्स में अलग अलग एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, और वो भी आपको मिलेगा। और ये सारी चीज आपको कहाँ पे मिलेगी? ये सारी चीज आपको मिलेगी क्रॉनिकल IAS के ऐप पे। ठीक है, तो जैसे हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है कि एक लेक्चर हमने पढ़ा, एक टॉपिक उठाया, एक पूरा चैप्टर हमने उठाया, अब हमने उनको सब चैप्टर में या लेक्चर के अंदर डिवाइड करके एक एक छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे लेक्चर को आपको पढ़ाया, यहाँ पे पूरा कवर कराया, समझाया, प्लस साथ में अब हम आपको उससे रिलेटेड जो मटेरियल है
नोट्स हो गए हैं या पीडीएफ हो गई है या पीवाईक्यूज हो गए हैं या मॉडल एमसीक्यूज हो गए, वो सारे प्रोवाइड करवा रही है ताकि अब आप क्या कर पाओ, अपने पढ़े हुए कंटेंट को, पढ़े हुए लेक्चर को रिवाइज कर पाओ, एमसीक्यू सॉल्व करके प्रैक्टिस कर पाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करके ये देख पाओ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक से। ये सारी तैयारी करने के लिए, और इसके लिए हमने ये सारी चीज आपको कहाँ प्रोवाइड करवाई है, क्रॉनिकल आईएएस के ऐप से। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, वहां पे आपको क्रॉनिकल आईएएस सर्च करेंगे आप, तो वहां पे आपको ये ऐप मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ रिलेवेंट जो सेक्शन है उसमें आपको जाके आपका जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएंगे ताकि आप इजीली उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। इसी के साथ आज एक हमारा लेक्चर, एक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे हम आगे और आने वाले लेक्चर्स में नए टॉपिक्स के साथ डील करेंगे और उनको समझेंगे और पूरा अपना एग्जाम ओरिएंटेड होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।